वेलकम बैक। ये जो हम जैसे लोग होते हैं जो शहरों में पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, इनसे जब कहा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर तो फौरन हमारे जहन में आता है गंदम, कपास, गन्ना, खेत खलियान, उसमें सोना यूरिया छिनक रहे हैं। हर आदमी डांस कर रहा है या कोई गंडासा लेके खड़ा हुआ है, हो सकता है। लेकिन बाद में बड़ा झटका सा लगता है जब पता चलता है कि नहीं भाई साहब, सिर्फ ज़राई सेक्टर का मतलब सिर्फ फसलें नहीं होता, इसमें मवेशी बानी यानी लाइफ स्टॉक का पालना और उसकी तिजारत जो है वो भी शामिल है। और इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरा ही अगर ज़राअत है कि जो कुल ज़राई कौमी आमदनी है उसमें मवेशी बानी का जो हिस्सा है वो 60% के लगभग कहा जाता है। 8 मिलियन से ज़ायद जो पाकिस्तानी ख़ानदान हैं उनका इन्हिसार लाइफ स्टॉक या मवेशी बानी की सनत पे है। उनकी जो 35 से 40% आमदनी है ऑन एन एवरेज वो इसी शोबे से आती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाफिज़ वसी मोहम्मद खाब, जो इस शोबे को अंदर बाहर से जानते हैं और ज़ाहिर खुद भी इससे मुंसलिक हैं। हाफिज़ साहब, एक तो वेलकम टू द शो। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त क्या हालात हैं इस लाइफ स्टॉक के शोबे के, पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हासिल करने में बड़ी बड़ी रुकावटें कौन सी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं बड़े अच्छे टॉपिक पर आपने मुझे बुलाया है। जी जी। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल मैंने गुजारे हैं ईस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट में, इसी सेक्टर के अंदर, और पाकिस्तान में 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लाइफ स्टॉक टास्क फोर्स का मैं मेंबर रहा हूँ। अब ये सवाल आपका जो है ये बड़ा प्यारा है। ये दुनिया जहान में जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जो आप पहले फरमा रहे थे, उस एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि उसके नीचे लाइफ स्टॉक भी है, उसके नीचे फॉरेस्ट्री भी है, उसके नीचे फिशरीज भी है। लेकिन पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक वाला जो सेक्शन था ये जरा डोमिनेंट था और किसी तरीके से इन्होंने अपनी जान उड़ा ली एग्रीकल्चर। और रीजन ये थी कि इनके ज़हन में ये बात बैठती होती थी कि जब एग्रीकल्चर का बजट बनता है तो एग्रीकल्चर के बजट में वो लाइफ स्टॉक को भूल जाते हैं। अब जब से ये अलहदा हुआ है तो शुरू में अगर आप पाकिस्तान का हिसाब देखें 47 और ऑनवर्ड, तो पता चलेगा कि जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का हिस्सा ज्यादा था और लाइफ स्टॉक का कम था। और आज जैसे आपने फरमाया है कि आज 60% है, ये मुसलसल कुछ ना कुछ होता रहा है जिसके नतीजे के अंदर आज हम ये कह रहे हैं कि ये 60% है। पहले जब पाकिस्तान बना तो एक वेटरनरी कॉलेज था, एक एग्रीकल्चर कॉलेज था, आज 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटीज हैं, आज 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर में वेटरनरी कॉलेज है। तो ये असल कुछ जानकारी आगे चली है। अच्छा, अब इसके अंदर सवाल आपका दूसरा जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हम इससे भरपूर फायदा उठा सके या नहीं, और इसका पोटेंशियल क्या है। जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि वी आर वेरी फार, हम सिर्फ ख्वाब देखते रहे हैं और हमने इसके पोटेंशियल से पूरा फायदा नहीं उठाया। तो क्या वो ऐसी कौन सी चीजें हैं हाफिज साहब जो हमने नहीं की? क्योंकि अगर हम आगे की तरफ देखें, हम हमेशा यही कहते हैं कि जी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे स्कूल में मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था और उसमें कहता थे कि बच्चे में पोटेंशियल बहुत है लेकिन मेहनत नहीं करता। तो हमें क्या करने की जरूरत है यहाँ पर? अच्छा, ये पहले क्या करने की जरूरत है, हाँ। इससे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते थे और हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे जो लाइफ स्टॉक के अंदर जो चीजें नजर आती हैं वो 3 चीजें हैं जो किसी लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल ऊपर करने के अंदर मुमितो मुआविन साबित होती है। पहली बात है ब्रीड, और उसके साथ है ब्रीड इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि बाप स्कूल टीचर था और बेटा जो है वो डायरेक्टर जनरल बन गया। इसी तरीके से ये ब्रीड के अंदर भी होता है
कि अगर ब्रीड कोई आपके पास है जो अल्लाह ताला ने दी है, वो अगर आपको 20 लीटर दूध देती है या 15 लीटर दूध देती है, तो क्या आने वाली नस्ल 25 लीटर दे रही है, 30 लीटर दे रही है, 35 लीटर दे रही है? कागजों में और रिकॉर्ड में तो ये बात साबित है कि जो साहिवाल पाकिस्तान से चली गई और ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहां जाकर तो उसने 30 लीटर दूध दिया, लेकिन जब वो पाकिस्तान में रही तो वो 12, 13, 14 और 15 के करीब घूमती रही। इसी तरीके से कराची के करीब थरवारकर, यहाँ पर 2 नस्लें बड़ी हैं, एक खरी नस्ल है और एक गिर है। जब ये ब्राजील और अर्जेंटीना गई तो पता चला कि वहां पर जो है इसकी पैदावार साहिवाल से भी आगे बढ़ गई, और अब इस वक्त एक नस्ल है जो मजमुआ है गिर का और नीलोर का और थरी का, उसका नाम रखा है उन्होंने बरामा। अब वो बरामा पाकिस्तान में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से काम हैं जो उन लोगों ने किए हैं बिल्कुल और हम लोग नहीं करते? कि अगर साहिवाल हमारे मुल्क में होती है तो 15 लीटर दूध देती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो वहां पर वो 25 लीटर दूध देती है। तो इस ब्रीड इंप्रूवमेंट के अंदर हमने बड़ी नाकाम रहे हैं। अब उसकी मिसाल सिंगल, और मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ कि हमारी ख्वाहिश रही है कि हम इसको बढ़ाएं, अच्छा करें, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर हम उसमें टोटली नाकाम हुए। और इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक, ये जो बजट की बात अब हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको भी और मेरे सुनने वालों को पसंद आएगा कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और वो ये है कि बहुत ही मोटा आदमी फौत हो गया, और जब उसको जनाजे के लिए उठाने लगे तो पता चला कि वो बहुत ही भारी है और उठाया नहीं जा सकता। लिहाजा लोगों को इकट्ठा किया गया, बुजुर्गों को, इसका क्या इलाज किया जाए। तो पता चला कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो जवाब दिया गया कि इसकी मूछों को अगर मूंद देंगे तो इसका वजन कम हो जाएगा। लिहाजा मूछें मूंदी गई। जब उठाया गया तो पता चला वजन उतना ही। अब हमारे पास मुसलसल बेशुमार प्रोग्राम चलते रहे। 2002 में शौकत अजीज साहब ने पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया, और उसका नाम, इंग्लिश नाम था व्हाइट रेवोल्यूशन और उर्दू नाम था दूध दरिया। अब जब ये चला है तो मुझे बड़ी खुशी थी। उस वक्त मैं आई वॉज इन, और उसमें देखा कि बेहतरीन को रिक्रूट किया गया बेसिकली और मेरिट, इसलिए कि सीईओ वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, और उन बच्चों की ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह में ट्रेनिंग की। 2 साल वो प्रोग्राम चला। तीसरे साल वो वजारत तब्दील हो गई। जो नए वजीर साहब आए उनको पता चला कि मेरा दामाद जो है वो फारिग है, वेला बैठा। क्या बात है सर, बस सर समझ दिल तो चाह रहा है आपसे अब इस पे मजीद गुफ्तगू करें, और इंशाल्लाह हम करेंगे। दरिया कूजे में बंद कर दिया, सारा मुशायरा लूट लिया आपने।